मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार जहां इस साल कुंभ का आयोजन होना है। आज यही जब कल का सवेरा होगा तो यहीं पर मौनी अमावस्या के लिए लाखों की तादाद में लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे डुबकी लगाने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती एक ऐसे राज्य के लिए जो इस समय एक आपदा से भी जूझ रहा है, तो उससे जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन उन सारी चीजों से पहले जरा हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, जिसमें आज हमारा खास फोकस इस बात पर रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में 1.5 घंटे तक मैराथन भाषण दिया। यह संसद में पीएम मोदी के भाषणों का तीसरा दिन था। उनके करीब 1.5 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष ने 8 बार हंगामा किया, जिसकी वजह से अंत में प्रधानमंत्री मोदी थोड़े तल्ख हो गए और बोले कि यह ज्यादा हो रहा है। उनका निशाना विपक्ष पर था, कांग्रेस पर था, विकास के कामों में अड़ंगा डालने वाली ताकतों पर था और आंदोलन जीवियों पर था। राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपनी डिक्शनरी में आंदोलन जीवी शब्द जोड़ा था। आज लोकसभा में उन्होंने आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी का फर्क बताया और देश को यह समझाने की कोशिश की कि कृषि कानूनों को लेकर बिग पिक्चर बनाने वाले कौन हैं और उस पिक्चर को खराब करने वाले कौन। आज राजनीति के लेंस से पीएम मोदी के भाषण को डिकोड करेंगे और ठहरे हुए पानी वाली थ्योरी के बारे में बताएंगे। इसके बाद 9:30 बजे उत्तराखंड के चमोली में हुई विनाश लीला के एक भयानक वीडियो का विश्लेषण करेंगे। 7 फरवरी को जब चमोली में तबाही का सैलाब आया था, उस समय कुछ लोग बांध पर पानी और मलबे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी और मलबे के सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। कई मजदूर सैलाब से बचने के लिए एक किनारे पर पहुंच गए, लेकिन बच नहीं सके। सैलाब उन्हें बहा ले गया। यही मलबा और पानी एनटीपीसी की टनल में घुस गया, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तो एक कहानी है, ऐसी कई कहानियां हैं उत्तराखंड के इस भयानक सैलाब की, और अधिकतर घटनाओं के वीडियो भी नहीं है। आज इस वीडियो की नजर से हम आपदा को देखेंगे और आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स की मदद से सैलाब के सैटेलाइट सत्य का विश्लेषण करेंगे। आज मैं इस प्राकृतिक आपदा पर और जानकारी के लिए उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में गई, आईआईटी रुड़की में भी गई, वहां के प्रोफेसर्स से मुलाकात की और आपके मन में इस तबाही की वजहों से जुड़े जितने भी सवाल हैं मैंने एक एक करके उनसे पूछे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यह समझा है कि सैलाब कैसे आया, इसे जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और लोकसभा में उस 1.5 घंटे के भाषण की, जहां पर उन्होंने गिन गिनकर सारी बातों को सामने रखा। हाँ, इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ और प्रधानमंत्री इन चीजों से नाराज भी हुए। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक खेल के पत्ते खोलकर रख दिए जो किसान आंदोलन के नाम पर खेला जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस के लिए पीएम मोदी लोकसभा में नए डायलॉग्स के साथ आए। ये डायलॉग्स इतने तीखे थे कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की पूरी बात सुने बिना सदन से वॉकआउट कर दिया। पीएम ने कहा कि कृषि कानूनों के कलर पर कांग्रेस चर्चा करती है, उसे ब्लैक या व्हाइट में देखती है, लेकिन कलर से ज्यादा जरूरी था कंटेंट और इंटेंट पर चर्चा। कांग्रेस के सांसदों ने आज पीएम को बार बार टोका, उन्हें बोलने से रोका। पीएम ने इस हंगामे को सोची समझी रणनीति बताया। ये कहा कि जो झूठ फैलाए गए हैं उनका पर्दाफाश हो जाए, इसीलिए हंगामा हो रहा है। सदन से वॉकआउट पर पीएम ने कांग्रेस को डिवाइडेड और कंफ्यूज्ड पार्टी कह दिया। उस नेगेटिव पॉलिटिक्स की खिंचाई की जिसमें सोच यही है कि न खेलेंगे न खेलने देंगे और खेल बिगाड़ देंगे। जिस तरह से लोकसभा में पीएम के भाषण के बीच हंगामा और शोर मचा, किस तरह से पीएम ने चुन चुन कर जवाब दिया, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। एक मिनट बैठिए। आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत। सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अजय रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अजय रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है। पूरे समय बोलते ही रहेंगे क्या? जैसा बाहर करते रहो अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। बाद में समय मिलेगा। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव,
खेल में बिगाड़ो। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। एक लाइन में पीएम ने कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। न खेलेंगे न खेलने देंगे और खेल बिगाड़ देंगे। कृषि कानूनों पर राजनीति का यही तरीका रहा है। जो हुआ ही नहीं उस पर संसद से सड़क तक भ्रम फैलाए गए। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है। कौन सी सरकारी मंडियां खत्म हो गईं? कहां एमएसपी बंद हो गई? एमएसपी पर खरीद तो बढ़ गई। फिर भी इन्हीं बातों पर 2.5 महीने से खूब राजनीति हुई। आज पीएम ने एक सीधा सवाल पूछ दिया। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपल्सरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए। करीब करीब पीएम ने कोई गोलमोल बात नहीं की। हर सवाल का वो सीधा जवाब दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस तो जैसे मन बना कर आई थी कि लोकसभा में टोकते रहना है। पीएम के भाषण में बार बार हंगामा किया। जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय अधीर रंजन जी प्लीज। देखिए मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। पीएम ने पहले तो इस टोका टोकी को मजाक में लिया। मुझे 1 मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। टोका टोकी और शोर बंद होने का इंतजार किया। लेकिन जब बार बार पीएम के बोलने के बीच टोका जाने लगा, नारे लगने लगे, तो पीएम को खुद कहना पड़ा कि अब ये ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूं, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं? लेकिन न प्रधानमंत्री की बात मानी गई, न स्पीकर की बात मानी गई, जो चेयर पर खड़े होकर सबको शांत रहने को कहते रहे। कम से कम 8 बार हंगामा हुआ। कानूनों के विरोध में नारे लगाए गए। मैंने इस विषय पर और फिर कांग्रेस ने पीएम को सुने बिना वॉकआउट कर दिया कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। राज्यसभा में कांग्रेस का बर्ताव कुछ और ही था। पीएम की बातों को यहाँ ध्यान से सुना गया, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का रवैया बदला हुआ था। इसीलिए पीएम ने कांग्रेस को डिवाइडेड और कंफ्यूज्ड पार्टी कहा। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा
तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। जिन सुधारों को पीएम मोदी ने लागू किया और जिन पर आज कांग्रेस विरोध कर रही है, उन्हीं सुधारों की वो अपनी सरकारों में न सिर्फ पैरवी करते रहे, बल्कि इस पर आधे अधूरे कदम भी उठाए थे। ये एपीएमसी एक्ट बदल दिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं। ये उनका कोर्ट में कह रहा हूं। अब आज एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं और इसलिए शक होता है कि आखिरकार आप किसानों को भ्रमित करने के लिए रास्ता क्यों चुना है? इसीलिए पीएम ने इस राजनीति की नीयत पर शक जताया और नए सुधारों पर किसानों को भरमाने वाली राजनीति को एक एक कर तर्कों से ध्वस्त कर दिया। टेबल पर आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके जरिए वो सिर्फ एक सियासी आक्रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां पर अपने संबोधन के जरिए वो उन किसानों को भी एड्रेस कर रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को भी संबोधित कर रहे हैं जो कृषि कानूनों से सहमत नहीं है और इसीलिए उसके खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं लगातार। प्रधानमंत्री उन किसानों को इस संबोधन के जरिए ये समझा रहे हैं कि नियत सही है सरकार की, अगर कुछ गलतियां लग रही हैं कानून में तो वो उसे बदलाव के लिए तैयार हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही वो ये भी अपील बार बार करते रहे कि सुधारों की आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र में और किसानों को खुले मन से इसे देखना चाहिए। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात, जब पुराना सिस्टम हटाने नया कानून बाध्य नहीं, नए विकल्प देता है तो विरोध की कोई वजह कैसे हो सकती है? ये सवाल पीएम ने सबसे पूछ लिया। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हर राज्य के प्रधानमंत्री को इस बात पर घेरा जाता है कि उन्होंने कृषि कानूनों को थोप दिया। किसी ने ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी। आज पीएम ने इस बात का भी जवाब दिया। इस देश में माननीय अध्यक्ष जी दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे। बेटियों को संपत्ति में अधिकार, किसी ने मांग नहीं की थी। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है। ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच। तो किसानों को संबोधित कर रहे हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसे टारगेट कर रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारी चीजों को घटना बताकर स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द को गढ़ा तो उस समय बहुत सारे जो उनके विरोधी थे उन्होंने इसको लेकर आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी को लेकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने आज इन दोनों शब्दों का भी जो भेद है वो स्पष्ट किया अपने इस भाषण के जरिए। जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को
अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है टॉकिंग द राइट थिंग्स, यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वर्ग के ऐसे लोगों से नफरत चीड़ है जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। टॉकिंग द राइट थिंग्स इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग्स की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से इस देश को गुमराह करने का इन लोगों का प्रयास है। जो लोग बचकर निकल आए उनके घर वाले खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी लापता हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये आपदा दरअसल थी क्या हुआ था वहां पर? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आई। पहले दिन ये भी कहा गया कि ग्लेशियर फट गया है, कोई ग्लेशियर लेक था वहां पर, कोई तालाब जैसा, कुंड जैसा, जहां से पानी नीचे की ओर आया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि क्या जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर बनते हैं उनमें जो उनके निर्माण के लिए जो एक्सप्लोजन्स होते हैं उसका असर तो नहीं पड़ा। एक तीसरा सवाल ये भी हुआ कि क्या एवलांच है, यानी कि हिमस्खलन है, या फिर किसी भी तरीके से वो मलबा है जो टूटकर वहां से गिरा है। तो ये सारी थ्योरीज में से सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों की कई टीमें लगी हुई हैं। कुछ टीमें ऐसी जो वहां पर इस समय हैं, लेकिन उस खास जगह तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी नहीं पहुंचते हैं ताकि कुछ सैंपल्स वगैरह लिए जाएं। दूसरी चीज जो हो रही है, अलग अलग इलाकों में वैज्ञानिकों के ग्रुप उसे स्टडी कर रहे हैं। IIT रुड़की ऐसी ही एक जगह है। मैं आज वहां पर पहुंची थी और बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट इमेजेस दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लेकर भारत के एजेंसियों के पास हैं, जिनका विश्लेषण हो रहा है, आकलन हो रहा है। तो वहां पर मैंने ग्लेशियोलॉजी के एक एक्सपर्ट से बातचीत की है और जाना है कि इसमें से सच क्या है। अमूमन कोई भी आपदा होती है तो उसकी वजह हमेशा साफ रहती है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में जो कुछ हुआ है उसे लेकर अभी भी गहन अध्ययन जारी है। वहां पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम पहुंची है और बाकी सभी जगहों पर भी इस बात पर रिसर्च चल रही है कि हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम इस समय उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे हैं। रुड़की में IIT, जो कि यहां की प्रीमियर संस्था है, न सिर्फ यहां की, समूचे देश की। और हम यहां पे प्रोफेसर अजंता गोस्वामी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनकी हकीकत क्या है। प्रोफेसर अजंता, अगर एक एक करके मैं जानना चाहती हूं आपसे, सबसे पहली चीज ये कि क्या वाकई ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा था? इस चीज पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी श्वेता जी, एक्चुअली बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं और अभी भी कोई भी थ्योरी अब तक कंक्लूसिव नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। मैं आपको कुछ एविडेंसेस दिखाऊंगा जो मुझे लगता है सैटेलाइट इमेज से जो हुआ था। तो पहला थ्योरी आप जो कह रहे हैं कि क्या वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या फिर ग्लेशियर वाला कोई झील के टूटने के कारण हुआ या फिर वो ग्लेशियर के टूटने के कारण हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो 3 कैचमेंट है, ये सरस्वती कैचमेंट है, ये धौलीगंगा कैचमेंट है और ये ऋषिगंगा। जो इवेंट हुआ था वो ऋषिगंगा कैचमेंट में हुआ था और ये उसका प्रोबेबल जो है लोकेशन है जहां स्टार्ट हुआ था। ये रेनी विलेज है और ये तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो पहला थ्योरी जो आप कह रहे हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाला थ्योरी है, उसको अगर हम देखें तो इस बेसिन में अगर हम नजर डालते हैं इस साइड में, ना कि इस साइड में, तो यहां जो है एक लेक यहां पे है, इस लोकेशन पे है, जो कि रेनी विलेज से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है। और ये फिलहाल मुझे इंटैक्ट नजर आ रहा है सैटेलाइट इमेज में। यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया कि कुछ हुआ है। और ये एक ही लेक है जो, अगर ग्लोव की थ्योरी हम कर रहे हैं
तो जी हाँ, मतलब एक ही ग्लेशियर लेक है जो एक प्रोबेबल आसपास, नहीं लेक्स तो है, लेकिन जो प्रोबेबल आसपास लेक है जो यही है, हमें लग रहा था, लेकिन इसमें ये इंटैक्ट है। बाकी ग्लेशियर के ऊपर बहुत छोटे छोटे लेक्स होते हैं जिसको हम सुप्रा ग्लेशियर लेक्स भी कहते हैं, उनके भी फटने की हमें कोई नजर यहाँ पे हमें एविडेंस मिला नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक विंटर सीजन है, विंटर सीजन में सारे लेक्स या तो वो फ्रोजन है, बर्फ में कन्वर्ट हो गया है, या फिर वो पार्शियली फ्रोजन है, हाफ जो है बर्फ और पानी का मिक्सचर है। लेकिन कोई भी यहाँ पे जो है, और उसका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है कि वो अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, एवलांस के कारण हो सकता है, या कोई और कारण से हो सकता है। तो हमें कुछ भी यहाँ एविडेंस मिला नहीं कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। जो एविडेंस हमें मिला है वो इस इमेज में हमें मिल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक जो है प्लूम का जो है पैच नजर आ रहा है, जो कि एक डस्ट प्लूम की तरह। 7 तारीख सुबह 10:30 बजे। करेक्ट जी। तो ये प्लूम हमें नजर आ रहा है। उसका मतलब ये है कि पूरे बेसिन में और कुछ है नहीं, यहीं पे है जो भी है। तो स्टार्टिंग शायद यहां से हुआ है और फिर ये इस कोर्स में मूव किया है और ये इधर गया है। अगर हम उसी को हम 7 तारीख की 10:58 AM में हम देखते हैं, करीब 20 मिनट बाद, तो यहाँ पे जो है वो क्लैरिटी आ गया, यहाँ पे कोई प्लूम नहीं है, प्लूम यहाँ पे अब है, इस जोन पे है। तो उसका मतलब है कि 20 मिनट में यहाँ पे जो है वो सेटल डाउन हो गया है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये है कि करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में कुछ हुआ था जिसके कारण ये पूरा इंसिडेंस हुआ। अब क्या हो सकता है जी? अब दूसरी जो चीज चल रही है वो ये कि क्या एक मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, यानी कि वहां जो अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई एक्सप्लोजन ट्रिगर किया गया हो जिससे हुआ हो ऐसा? अगर वो किसी मैन मेड रीजन से हो या फिर वहां पे अगर कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसके कारण हो, तो वो इंटेंसिटी बहुत ही कम रहता है। जो वहां पे इंटेंसिटी है उसके कारण उसका इफेक्ट यहां तक नहीं आएगा। अच्छा। बहुत ही आसपास ही वो रहेगा और बहुत ही कम इंटेंसिटी का होता है, छोटा मोटा वो होता है, तो उसके कारण तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितने भी एविडेंस है वो तो पूरा नेचुरल हमें लग रहा है, यहाँ अच्छा नेचुरल है। तीसरी थ्योरी ये कि क्या जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो किसी एवलांच की वजह से ट्रिगर हुआ था, कि वहां पर डेब्री रहा हो, पानी कॉटअप रहा हो और वो? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो थर्ड आपने कहा थ्योरी एवलांस वाला, वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे सुइटेबल लग रहा है। हालांकि एवलांस के बहुत सारे डेफिनेशंस है और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी है, लेकिन यहाँ हमें जो लग रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप देखिए यहाँ से जो है कुछ मूव करना शुरू हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैक पैच डेवलप हुआ है, एक डिप्रेशन डेवलप हुआ है। जो डिप्रेशन आप जो है आगे की इमेज में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 6 तारीख की इमेज है, इसमें आप देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन है और यहाँ पे ये स्नो कवर्ड है। 7 तारीख की इमेज में देखिए यहाँ पे ये खाली नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। और 8 तारीख में भी ये जो है खाली नजर आ रहा है। उसका मतलब ये है कि अगर आप ये तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये स्नो कवर्ड है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, प्लस यहाँ पे प्लूम डेवलप हुआ है। ये कहां से डेवलप हुआ? तो इसीलिए हमें लग रहा है कि सोर्स यही हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि अगर ये एवलांस के कारण हुआ है तो इतना पानी कहां से जनरेट हुआ है, कि एवलांस अगर वो एक आइस का टुकड़ा है तो क्या वो तुरंत मेल्ट हो गया? तो ये बहुत बड़ी विषय है। तो ये कुछ इमेज में आपको पहले से दिखाना चाहूंगा। ये 21 जनवरी की इमेज है, यहां आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक बर्फ है। फिर आप आगे देखिए 3 तारीख की इमेज है, 3 फरवरी, तो यहाँ पे जो है क्लाउड है प्लस कुछ बर्फ है। 4 तारीख तो बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। 5 तारीख भी यहाँ पे काफी बर्फ नजर आ रहा है। 6 तारीख को भी लगभग वही सिनेरियो है। तो ये 4 की जो तस्वीर हमने देखी थी वो फ्रेश स्नोफॉल जैसा दिख रहा है। यस, फ्रेश स्नोफॉल जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो है 5 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है, 6 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप 7 तारीख की इमेज देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ ये खाली हो गया है पोर्शन, प्लस यहाँ पे एक गैप आया है। तो ये है कि वहां पे शायद स्नो एक्यूमुलेट हुआ था या फिर वो काफी दिनों से वो डिस्टर्ब था वो एरिया, और उसके कारण वो चंक मूव कर गया। क्योंकि चंक मूव कैसे करता है, ये एवलांस कैसे आता है? एवलांस के बहुत सारे रीजन है। मैं बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में अगर कहूं तो कोई भी एक स्लोप है, उस स्लोप में कुछ भी मटेरियल है, वो मटेरियल तब तक नहीं मूव करेगा जब तक उसके एंगल ऑफ रिपोज जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंगल ऑफ रिपोज मतलब मैक्सिमम एंगल जिसमें वो सामान वहां पे रह सकता है। जैसे उसके ऊपर कुछ ज्यादा मटेरियल आ गया तब वो मूव कर सकता है। दूसरा थ्योरी ये हो सकता है कि अगर यहाँ नीचे थोड़ा सा वो वेटनेस है, कि वाटर है, वेटनेस है, लुब्रिकेंट है, तब वो मूव कर सकता है, या उस तरह से, या फिर टो कटिंग हुआ तब वो मूव कर सकता है। तो बहुत सारे थ्योरीज है जिसके कारण वो मूव कर सकता है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ये मॉडल करने के बाद ही पता चलेगा कि ये नीचे क्यों मूव किया है, अगर ये मूव किया है तो। और अगर ये कितना बड़ा हिस्सा आपको लग रहा है? ये लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। अच्छा। जो अब तक काफी लोगों ने जो कहा है वो हमने जो देखा है 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। तो अब ये है कि अगर सिर्फ बर्फ और आइस और डेब्रिस वहां पे जो 45 या 40 डिग्री के स्लोप में मूव करके नीचे टकराया है, तो अचानक पानी कहां से आया है? क्योंकि पिघलने में टाइम लगता है। तो हमें जो लग रहा है कि जब भी कोई ग्लेशिएटेड एरिया है, उस पूरे एरिया में अपार्ट फ्रॉम स्नो एंड आइस वहां कुछ वाटर के पॉकेट्स भी होते हैं। जो कि फ्रोजन है या सेमी फ्रोजन है। तो यहाँ पे ये वाटर के पॉकेट्स है कुछ जगह,
तो जैसे ये यहाँ पे टकराया है, तो आप इसको एनालॉजी को ऐसे समझिए कि एक टोमेटो के ऊपर अगर आप पत्थर डाल देंगे तो जिस तरह से उसमें से रस जो है स्प्लैश करेगा, समथिंग लाइक दैट। ये यहाँ पे जब टकराया है तो यहाँ पूरे जो है एक बड़े रीजन में उसने इंपैक्ट किया, और वहां जहां भी वाटर के पॉकेट्स है वो इकट्ठा होकर जो है मूव करने लगा। तो उस वाटर के साथ जब वाटर है वो जब मूव कर रहा है तो उसके साथ डेब्रिस भी आ जाएंगे, या मलबा आ जाएंगे, फिर स्नो के कुछ पोर्शंस आ जाएंगे, और कुछ आइस के चंक्स भी आएंगे। तो सारा मटेरियल एक मिक्स होके, एक स्लरी होके फिर ये नीचे बह गया, क्योंकि ये स्लोप काफी ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा है, और ये फिर आगे चल के रेनी विलेज एंड देन तपोवन जो है वहां तक ये इंपैक्ट करता गया। तो ये अलग अलग थ्योरीज जो हैं उन्हें समझाने का प्रयास था, क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसे रोका जा सकता था, क्योंकि अगर प्राकृतिक रोष है तो शायद उसको अलग तरीके से आगे बढ़ना होगा, इंसानी गलती है तो उसे अलग तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बड़ी चीज यही होती है कि जो हो जाता है उसके बाद उससे इंसान सबक लेकर आगे बढ़े। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, रुड़की, आज तक। ऑटो सेक्टर के लिए एक अहम खबर अब आपको देते हैं। दरअसल जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसका ऐलान हो सकता है, जिससे ये चीजें स्पष्ट हो सकती हैं कि निजी गाड़ियां कितने साल तक चल सकती हैं और कमर्शियल गाड़ियां कितने साल तक चलेंगी। यानी कि ऑटो सेक्टर के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बजट में ऐलान की गई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का पूरा ब्यौरा सरकार अगले हफ्ते जारी कर सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल रोकने के मकसद से ये पॉलिसी लाई गई है। We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. इस पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार की मंशा प्रदूषण घटाने, देश के ईंधन आयात के खर्च को घटाने की है। इस पॉलिसी के दायरे में देश के 37 लाख कमर्शियल और 52 लाख निजी वाहन आएंगे। पॉलिसी लागू होने के बाद कबाड़ हो चुके वाहनों का मटेरियल ऑटोमोबाइल सेक्टर के काम आएगा और उनकी लागत में कमी होगी। सरकारी विभागों और PSUs के पास मौजूद 15 साल से पुरानी अनरजिस्टर्ड कारों को इस पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि सरकार का ये कदम देश की तरक्की में बड़ा रोल निभा सकता है। जो पुरानी गाड़ियां 20 सालों से 30 सालों से सड़कों के ऊपर चली जा रही हैं और ये काफी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बनती हैं। इसके अलावा 20 साल की पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। 20 साल जो पहले गाड़ियां थी वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी। 20 साल पुरानी गाड़ियां से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा पैदा होता है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि देश के ऑटो सेक्टर का कारोबार 30% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ऑटो सेक्टर देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बन सकता है। स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल में और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। सभी वाहनों का ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कोई भ्रष्टाचार या आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। हालांकि कई देशों में कारों का हर साल फिटनेस टेस्ट होता है। इससे वहां पर दुर्घटनाओं को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पर दुबई के अंदर हमें हर साल गाड़ी को लेके जाना पड़ता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो गाड़ी को चेक करती हैं और उसके बाद वो उसको अप्रूव करती हैं। अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी नुक्स हो तो गाड़ी को ठीक करके लेके आके वो उस गाड़ी को पास करते हैं। इन गाड़ियों से ये खाली ये नहीं कि एक्सीडेंट का रिस्क है, इस गाड़ियों से पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर या अभी पंजाब के अंदर भी, मैंने लुधियाना के अंदर भी देखा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये पॉलिसी स्वैच्छिक है, लेकिन लोगों के लिए पुराना वाहन रखना इतना महंगा हो जाएगा कि उनको इस पॉलिसी का चुनाव करने में ज्यादा फायदा रहेगा। पुराना वाहन रखने पर री रजिस्ट्रेशन चार्ज महंगा होगा और ग्रीन टैक्स वगैरह लगाकर इसे रखना बेहद महंगा सौदा साबित होगा। वहीं इस पॉलिसी को चुनने वालों को ऑटो कंपनियां कुछ रियायत दे सकती हैं। साथ ही सरकार भी उनके लिए नई कार का रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकती है। आज तक ब्यूरो।
बिटकॉइन के जो निवेशक हैं उन्हें एलन मस्क के निवेश ने रातों रात मालामाल कर दिया। इसे लेकर भारत में जो बिटकॉइन का पूरा बाजार है वो बहुत ज्यादा दुविधा में है। क्यों? देखिए। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार जल्द ही बिल ला सकती है। राज्य सरकार में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। सरकार का मानना है कि देश में क्रिप्टो करेंसी के लिए बने कानून नाकाफी हैं। ऐसे में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ और नए कानून बनाने पर विचार कर रही है। Regulatory bodies like RBI and SEBI, etc., also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies, as they are neither currency nor assets or securities or commodities issued by the identifiable user. Sir, the existing laws are inadequate to deal with the subject. So the government formed the interministerial committee, and the committee has given a report. Post that, sir, there was a meeting of the Empowered Technology Group, which happened earlier, as well as, sir, the committee of secretaries, which was chaired by the cabinet secretary, has also given their report. Sir, the bill is being finalized and would be sent to the cabinet soon. जिस हिसाब से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कानून की आवश्यकता है जिससे निवेशक को सुरक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही साथ इसमें ये भी देखना जरूरी है कि जो आपराधिक तत्व हैं वो इस डिजिटल करेंसी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। दरअसल क्रिप्टो करेंसी का बादशाह माने जाने वाले बिटकॉइन में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के बड़े निवेश से दुनिया भर में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने पर विचार चल रहा है। टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 अरब का निवेश किया है। इस खबर के सामने आते ही बिटकॉइन की कीमतों में 15% तक की तेजी देखी गई है। पहली बार बिटकॉइन की कीमत $44,000 से ज्यादा हो गई है। एलन मस्क के निवेश के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों में बिटकॉइन को मान्यता मिल सकती है। भारत समेत कई देश बिटकॉइन को मान्यता देने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही इस तरह से कीमतें बढ़ने पर निवेशकों के लिए भी जोखिम के हालात पैदा हो गए हैं। सरकार को ये साफ करना होगा कि भारत के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, जिससे वो दुविधा से बाहर निकल सकें। इससे क्लैरिटी मिलेगी कि अभी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिसमें बहुत फ्रॉड के केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो इस पे एक लगाम लगेगा, इस पे एक रेगुलेशन बनेगा, तो पूरा एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी वाला जो इंडस्ट्री है, इसमें एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री बन जाएगी। एक माध्यम हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग का और मनी लॉन्ड्रर्स का पैसे इधर को उधर करने के लिए, और ये हमारे इकोनॉमी को भी काफी इफेक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूव होगा। टेस्ला ने बिटकॉइन में केवल मुनाफा कमाने के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी का इरादा अपनी इलेक्ट्रिक कारों के पेमेंट के तौर पर डिजिटल टोकन को स्वीकार करने का है। दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में शुमार खरबपति एलन मस्क के बिटकॉइन में निवेश ने क्रिप्टो करेंसी में लोगों का भरोसा बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि साल के आखिर तक S&P 500 कंपनियों में से कम 10% का बिटकॉइन में निवेश होगा, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की वजह से क्रिप्टो करेंसी की काफी आलोचना भी की जाती रही है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सिलसिला टेस्ला तक सीमित नहीं है। कुछ और कंपनियों ने भी भारी भरकम निवेश इन करेंसीज में किया है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने इस पर करीब $1.1 बिलियन खर्च किए हैं। स्क्वायर इंक ने 2020 की दूसरी तिमाही में अपनी कुल संपत्ति का करीब $50 मिलियन टोकन में बदल दिया। लेकिन बिटकॉइन के साथ विवाद और तारीफ दोनों जुड़े हुए हैं। इसकी अनिश्चितता भी लोगों को इससे डरने के लिए मजबूर करती है। ऐसे में भारत में इस पर सरकार की साफ नीति ही यहाँ पर इसके आगे बढ़ने की राह तय करेगी। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।